हेलो दोस्तों, अब हम चैप्टर 12 ध्वनि के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे जिसके बहुचयनात्मक प्रश्न निम्नलिखित दिए हुए हैं। तो चलिए, प्रश्न एक पूर्ण क्षण में ध्वनि की चाल होती है अ शून्य, ब अनंत, स 332 मीटर प्रति सेकंड, द 664 मीटर प्रति सेकंड। सही उत्तर ब अनंत। प्रश्न 2, एक दर्शक समुद्र के किनारे खड़ा होकर देखता है कि 54 तरंगें 1 मिनट में किनारे तक पहुंचती हैं। यदि तरंगों की तरंग दैर्घ्य 10 मीटर हो तो उनकी चाल होगी अ 3 मिनट प्रति सेकंड, ब 9 मिनट प्रति सेकंड, स 332 मिनट प्रति सेकंड, द शून्य। उत्तर ब 9 मिनट प्रति सेकंड। प्रश्न 3, ध्वनि की चाल निम्न में से किसमें अधिक होती हैं? अ पानी में, ब लोहे में, स हवा में, द निर्वात में। सही उत्तर ब लोहे में। प्रश्न 4, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती हैं? अ अनुदैर्घ्य, ब अनुप्रस्थ, स अप्रगामी, द विद्युत चुंबकीय तरंगे। उत्तर अ अनुदैर्घ्य। प्रश्न 5, एक रेडियो प्रसारण केंद्र की आवृत्ति 3 × 10⁻⁻6 हर्ट्ज है। केंद्र से प्रसारित तरंगों की तरंग दैर्घ्य होगी अ 5 मीटर, ब 10 मीटर, स 15 मीटर, द 20 मीटर। सही उत्तर ब 10 मीटर। प्रश्न 6, निम्न में से कौन सी ध्वनि का तारत्व अधिक होता है? अ शोर, ब संगीत, स तीक्ष्ण ध्वनि, द मोटी ध्वनि। उत्तर स तीक्ष्ण ध्वनि। प्रश्न 7, तरंग गति में दो लगातार श्रृंगों के मध्य दूरी 5 सेंटीमीटर है तथा किसी बिंदु से प्रति सेकंड 2 तरंग गुजरती हैं। तरंग वेग का मान होगा अ 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ब 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, स 150 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, द 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सही उत्तर ब 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। प्रश्न 8, पराश्रव्य तरंगें होती हैं? अ 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की अनुदैर्घ्य तरंगे, ब 2,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की अनुप्रस्थ तरंगे, स 1,000 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज आवृत्ति की अनुदैर्घ्य तरंगे, द 1,000 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज आवृत्ति की अनुप्रस्थ तरंगे। सही उत्तर अ 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की अनुदैर्घ्य तरंगे। प्रश्न 9, अनुदैर्घ्य तरंगे के किस माध्यम में संचरण के फलस्वरूप तरंग संचरण की दिशा में संचरित होने वाली हैं? अ ऊर्जा, ब ऊर्जा व संवेग, स ऊर्जा संवेग तथा द्रव्यमान, द ऊर्जा तथा द्रव्यमान। उत्तर ब ऊर्जा तथा संवेग। प्रश्न 10, जल तरंगों की प्रगति होती है? ब केवल अनुदैर्घ्य, ब केवल अनुप्रस्थ, स अनुप्रस्थ व अनुदैर्घ्य, द न अनुप्रस्थ और न अनुदैर्घ्य में। सही उत्तर स अनुप्रस्थ व अनुदैर्घ्य में। प्रश्न 11, मनुष्यों के द्वारा सुनी जाने वाली श्रव्य आवृत्ति की परास हैं? अ 20 हर्ट्ज से 2 × 10⁻³ हर्ट्ज, ब 20 हर्ट्ज से 20 × 10⁻³ हर्ट्ज से, स 10 हर्ट्ज से 10⁻³ हर्ट्ज, द 10 हर्ट्ज से 10⁻⁴ हर्ट्ज। सही उत्तर ब 20 हर्ट्ज से 20 × 10⁻³ हर्ट्ज। प्रश्न 12, नम वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु से होती है? अ कम, ब अधिक, स शून्य, द अनंत। उत्तर ब अधिक। प्रश्न 13, अनुप्रस्थ तरंगें संचरित हो सकती हैं? अ केवल धातुओं में, ब केवल गैसों में, स गैस तथा धातुओं में, द न गैसों में और न है धातुओं में। उत्तर केवल धातुओं में। प्रश्न 14, पराध्वनिक वायुयान की चाल ध्वनि की चाल से होती है? अ कम, ब अधिक, स बराबर, द
1,10,110 से कम। सही उत्तर ब अधिक। प्रश्न 15, किसी स्रोत की भुजा को थोड़ा सा रेती से घिसने पर उसकी आवृत्ति हो जाती है अ कम, ब अधिक, स अपरिवर्तित, द शून्य। सही उत्तर अ कम। अब हम जानेंगे अतिलागुत्रात्मक प्रश्न। तो चलिए, प्रश्न 1, ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण लिखिए। उत्तर आवर्ती, आयाम और वेग। प्रश्न 2, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? उत्तर अनुदैर्घ्य तरंगे। प्रश्न 3, ध्वनि संचरण के लिए सबसे अधिक सामान्य माध्यम कौन सा है? उत्तर वायु। प्रश्न 4, ध्वनि संचरण को ग्राफीय निरूपण द्वारा दर्शाने पर वक्र का शिखर किसको प्रदर्शित करता है? उत्तर अधिकतम समीपन के क्षेत्र को। प्रश्न 5, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। उत्तर हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। प्रश्न 6, तरंगदैर्घ्य को परिभाषित कीजिए। उत्तर तरंगों के दो क्रमागत स्पिंडलों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। प्रश्न 7, टोन से क्या अभिप्राय है? उत्तर एक आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। प्रश्न 8, अनुप्रस्थ तरंगे किस प्रकार के माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है? उत्तर ठोसों में तथा द्रव्यों की सतहों पर जिनमें दृढ़ता होती है। प्रश्न 9, जल में पत्थर फेंकने पर जल की सतहों पर किस प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं? उत्तर अनुप्रस्थ तरंगे। प्रश्न 10, स्वर किसे कहते हैं? उत्तर अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं। प्रश्न 11, ध्वनि क्या है? उत्तर ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। प्रश्न 12, कंपन का क्या अर्थ है? उत्तर किसी वस्तु का तेजी से बार बार आगे पीछे गति करना। प्रश्न 13, ध्वनि को किस प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं? उत्तर वस्तुओं में घर्षण के द्वारा खुरचकर, रगड़कर, वायु फूंकर या उन्हें हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। प्रश्न 14, कंपन करने वाली वस्तु अपने चारों ओर किसको कंपन कराती है? उत्तर माध्यम के कणों को। प्रश्न 15, माध्यम किसे कहते हैं? उत्तर जिस पदार्थ या वस्तु के द्वारा ध्वनि गमन करती है उसे माध्यम कहा जाता है। प्रश्न 16, माध्यम की भौतिक अवस्था कौन कौन सी होती हैं? उत्तर ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था होती हैं। प्रश्न 17, तरंग क्या है? उत्तर तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्तीय कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। प्रश्न 18, अनुदैर्घ्य तरंगे किस प्रकार के माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है? उत्तर ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों से की जा सकती हैं। प्रश्न 19, अनुदैर्घ्य तरंगे किसे कहते हैं? उत्तर अनुदैर्घ्य तरंगे वे होती हैं जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है। प्रश्न 20, अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं? उत्तर अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनमें माध्यम के कण अपनी माध्यम स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। प्रश्न 21, ध्वनि के ग्राफ में तरंग का श्रृंग और गर्त किसे कहते हैं? उत्तर शिखर को तरंग का श्रृंग तथा घाटी को गर्त कहते हैं। प्रश्न 22, ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या है? उत्तर इकाई समय में इन दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। प्रश्न 23, आवर्तकाल किसे कहते हैं? उत्तर दो क्रमागत स्पिंडलों या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। प्रश्न 24, तारतम्य किसे कहते हैं? उत्तर किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उसे तारतम्य कहते हैं। प्रश्न 25, किसी स्रोत के कंपन शीघ्रता से होने पर आवृत्ति और तारतम्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर आवृत्ति और तारतम्य अधिक हो जाते हैं। प्रश्न 26, तरंग का आयाम किसे कहते हैं? उत्तर किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। प्रश्न 27, तरंग वेग किसे कहते हैं? उत्तर तरंग के किसी बिंदु जैसे एक स्पिंडल या एक विरलन द्वारा इकाई समय में तय की दूरी को तरंग वेग कहते हैं। प्रश्न 28, ध्वनि की तीव्रता से क्या समझते हैं? उत्तर किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। प्रश्न 29, ध्वनि की प्रबलता क्या है? उत्तर प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। प्रश्न 30, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? उत्तर ये उस माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिससे संचारित होती है। प्रश्न 31, ध्वनि की चाल माध्यम के कौन से दो गुणों पर निर्भर करती है? उत्तर माध्यम के ताप तथा दाब पर। प्रश्न 32, किसी पटाखे की चमक या बादलों में चमकने वाली बिजली की चमक पहले दिखाई दे जाती है पर
पटाखे की आवाज़ या बादलों की गरज बाद में सुनाई देती है, क्यों? उत्तर, वायु में ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम होती है, इसलिए ध्वनि बाद में सुनाई देती है। प्रश्न 33, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। प्रश्न 34, पराध्वनिक चाल किसे कहते हैं? उत्तर, जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है तो उसे पराध्वनिक चाल कहते हैं। प्रश्न 35, पराध्वनिक चाल से चलने वाली दो वस्तुओं के उदाहरण दीजिए। उत्तर, गोली या जेट वायुयान। प्रश्न 36, ध्वनि का परावर्तन किसे कहते हैं? उत्तर, किसी ठोस या द्रव से ध्वनि का रुक कर वापस लौट आना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। प्रश्न 37, ध्वनि परावर्तन के नियम लिखिए। उत्तर, ध्वनि परावर्तन के नियम: 1, आपतन कोण परावर्तन कोण तथा अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। 2, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण एक दूसरे के समान होते हैं। प्रश्न 38, अनुसरण किसे कहते हैं या अनुरणन किसे कहते हैं? उत्तर, बार बार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि का स्थायित्व होता है अनुरणन कहलाता है। प्रश्न 39, अनुरणन को कम कैसे किया जा सकता है? उत्तर, अनुरणन को कम करने के लिए दीवारों तथा छतों पर ध्वनि अवशोषक लगाए जाते हैं। प्रश्न 40, अवशोषक पदार्थों के नाम लिखिए। उत्तर, संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे। प्रश्न 41, कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्ष, सिनेमा हॉल की छतें कैसी होनी चाहिए? उत्तर, वक्राकार। प्रश्न 42, मनुष्यों में श्रव्यता का परिसर क्या है? उत्तर, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि। प्रश्न 43, अश्रव्य ध्वनि क्या है? उत्तर, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। प्रश्न 44, दो जीवों के नाम लिखिए जो कि अश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। उत्तर, व्हेल तथा हाथी। प्रश्न 45, पराश्रव्य पराध्वनि की आवृत्ति किससे अधिक होती है? उत्तर, 20 के हर्ट्ज से। प्रश्न 46, सोनार का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रनिंग। प्रश्न 47, सोनार में कैसी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? उत्तर, पराध्वनि तरंगों का। प्रश्न 48, सोनार से क्या ज्ञात किया जा सकता है? उत्तर, इससे समुद्र की गहराई, पनडुब्बियां, हिमशैल, डूबे हुए जहाज, जल के अंदर चट्टानें इत्यादि की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। प्रश्न 49, बाहरी कान को क्या कहते हैं? उत्तर, बाहरी कान को कर्ण पल्लव कहते हैं। प्रश्न 50, ध्वनि द्वारा तय की गई कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे प्रतिध्वनि सुनाई दे सके? 17.2 मीटर दूर होना चाहिए। प्रश्न 51, अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग लिखिए। उत्तर, इसका उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच तथा इसके जन्मजात दोषों तथा उसकी वृद्धि की अनियमितताओं का पता लगाने में किया जाता है। प्रश्न 52, इकोकार्डियोग्राफी किसे कहते हैं? उत्तर, पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीकी को इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, क्या कारण है कि जब हम अपने हाथों को आगे पीछे करते हैं तो इसकी ध्वनि सुनाई नहीं देती है? उत्तर, जब हम अपने हाथों को हिलाते हैं तो हाथ के कंपन की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। चूँकि मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज कंपन प्रति सेकंड के बीच आवृत्ति वाली ध्वनि को ही सुन सकता है, इस कारण जब हम अपने हाथ आगे पीछे करते हैं तब हमें इनकी ध्वनि सुनाई नहीं देती। प्रश्न 2, क्या कारण है कि महिलाओं की आवाज़ पतली और पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है? उत्तर, ध्वनि की आवाज़ मोटी और पतली ध्वनि के तारतम्य पर निर्भर करती है। चूँकि महिलाओं की ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है इसलिए इनकी आवाज़ पतली होती है। इसके विपरीत पुरुषों की ध्वनि का तारतम्य कम होता है जिसके कारण इनकी आवाज़ मोटी होती है। प्रश्न 3, क्या कारण है कि हम भूकंप से उत्पन्न तरंगों को नहीं सुन पाते हैं जबकि चमगादड़ या कुत्ते सुन सकते हैं? उत्तर, हम अपने कान से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्तियों वाली ध्वनियों को ही सुन सकते हैं। आवृत्ति का यह परास श्रवण परास कहलाता है। भूकंप से पैदा हुई तरंगों की आवृत्ति इस परास में नहीं आती है। यही कारण है कि हम इन तरंगों को नहीं सुन सकते, परंतु चमगादड़ और कुत्ते के कान भूकंप द्वारा पैदा हुई तरंगों के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए चमगादड़ और कुत्ते आसानी से इन तरंगों को सुन सकते हैं। प्रश्न 4, मच्छर की आवाज़ शेर की आवाज़ से तीखी क्यों होती है? उत्तर, मच्छर की आवाज़ की प्रबलता कम होती है परंतु आवृत्ति अधिक होती है। दूसरी तरफ शेर की आवाज़ की प्रबलता अधिक होती है लेकिन आवृत्ति कम होती है।
इसी कारण मच्छर की आवाज़ शेर की आवाज़ से तीखी होती है। प्रश्न 5, किसी प्रयोग के द्वारा बताइए कि ध्वनि का वेग वायु की अपेक्षा ठोसों में अधिक होता है। उत्तर, एक रेलगाड़ी हमारे से काफ़ी दूर होती है तो हमें उसकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती, लेकिन रेल की पटरी पर कान लगाकर सुनने से आवाज़ हमें सुनाई दे जाती है। इसका कारण यह है कि लोहे में ध्वनि की चाल वायु की अपेक्षा तेज होती है। प्रश्न 6, चमगादड़ों को अपने गमन पथ का आभास कैसे होता है। उत्तर, चमगादड़ों को पराश्रव्य ध्वनि को पैदा करने तथा सुनने की क्षमता होती है। पराश्रव्य ध्वनि के इन कंपनों के कारण ही चमगादड़ अपने पथ का आभास कर पाते हैं। प्रश्न 7, पराश्रव्य तरंगे के कोई 6 उपयोग लिखिए। 1, मांसपेशियों के दर्द तथा जोड़ों के दर्द के निवारण में इनकी सहायता ली जाती है। 2, पराश्रव्य तरंगों में गुर्दों की पथरी की जांच की जाती है। 3, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग शरीर के भीतर होने वाले कैंसर और मांसपिंडों को जांचने में किया जाता है। 4, इन तरंगों में भ्रूण की जांच की जा सकती है। 5, इससे समुद्र की गहराई मापी जा सकती है। 6, हवाई जहाज, रेलवे लाइनों तथा पाइपों के दोषों को इनकी सहायता से ढूंढा जा सकता है। प्रश्न 8, रडार क्या है, इसके लाभ लिखिए। उत्तर, रडार आज के युग का अति उपयोगी उपकरण है जो कि रेडियो आवर्ती की तरंगों को उत्पन्न करता है, जिससे परावर्तन करने वाली वस्तु की दूरी को ज्ञात किया जा सकता है। इससे वायुयान की स्थिति, दूरी, गति आदि को। प्रश्न 9, ध्वनि बोर्ड का कार्य किस प्रकार का होता है। उत्तर, वक्र तलों से ध्वनि तरंगों का परावर्तन किया जा सकता है। समान प्रसारण के लिए बड़े बड़े सभागारों में वक्र तलों का उपयोग किया जाता है। ध्वनि बोर्ड के फोकस पर वक्ता खड़ा हो जाता है, उसके पीछे अवतल वक्राकार ध्वनि बोर्ड लगाते हैं, जिसका कार्य सभागार में सभी जगह समान आवाज़ पहुंचाना होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। प्रश्न 10, ध्वनि बूम किसे कहते हैं। उत्तर, जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करती हैं तो ये वायु में प्रगाती तरंगे उत्पन्न करते हैं। इन प्रगाती तरंगों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। इस प्रकार की प्रगाती तरंगों से संबद्ध वायु दाब में परिवर्तन से एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे ध्वनि बूम कहते हैं। ध्वनि बूम में इतनी मात्रा में ऊर्जा होती है कि यह खिड़कियों के शीशों को तोड़ सकती है और यहाँ तक कि भवनों को भी क्षति पहुँचा सकती है। प्रश्न 11, श्रवण सहायक युक्ति किस लिए काम आती है और यह किस तरह से कार्य करती है। उत्तर, जिन व्यक्तियों को कम सुनाई देता है उन्हें इस यंत्र की आवश्यकता होती है। यह बैटरी से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। इसमें एक छोटा सा माइक्रोफोन, एक एम्पलीफायर व स्पीकर होता है। जब ध्वनि माइक्रोफोन पर पड़ती है तब वह ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देता है। एम्पलीफायर इन विद्युत संकेतों को प्रवर्तित कर देता है। ये संकेत स्पीकर द्वारा ध्वनि की तरंगों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ये ध्वनि तरंगे कान के डायफ्राम पर आपतित होती हैं और व्यक्ति को ध्वनि साफ सुनाई देती हैं। प्रश्न 12, पराध्वनि के विषय में लिखिए। उत्तर, पराध्वनि 20 के हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। अतः ये उच्च आवृत्ति की तरंगे हैं। पराध्वनियाँ अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती हैं। उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियों का विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता है। निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, ध्वनि तरंगों के बारे में समझाइए। उत्तर, ध्वनि तरंगे। 1, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं। 2, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं जिनमें दोलन तरंग की दिशा में समांतर होता है। 3, ध्वनि तरंगे निर्वात में से ही नहीं गुजर सकती। इनको संचार के लिए किसी ठोस, द्रव या गैसों जैसे भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। 4, ध्वनि तरंगों की वायु में चाल 346 एस या सेकंड होती हैं। 5, ध्वनि तरंगे संबंधित माध्यम के कणों के दोलन के कारण उत्पन्न होती है। 6, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कम तथा तरंग लंबाई अधिक होती है। 7, ध्वनि तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। 8, ध्वनि तरंगे हमारे कानों को प्रभावित करती हैं। 9, ध्वनि तरंगों का वेग तरंग लंबाई से स्वतंत्र होता है। 10, इसमें आयतन की तन्यता का उपयोग होता है। 11, अनुदैर्घ्य तरंगे स्पिंडलों और विरलोनों से बनती है। 12, अनुदैर्घ्य तरंगे ठोस, द्रव और गैसों तीनों माध्यमों से
में से गुजर सकती हैं। प्रश्न 2, अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण। 1, ढीले स्प्रिंग की तरंग। यदि स्प्रिंग का एक सिरा निरंतर इधर उधर हिलता रहता है तो अनुदैर्ध्य तरंग संपीड़न और विरलन के रूप में स्प्रिंग के साथ साथ गति करती है। स्प्रिंग आगे पीछे तरंग की दिशा में दोलन करता है। 2, क्षैतिज दिशा में लटके गोलक। क्षैतिज दिशा में बंधे धागे से लटके गोलकों पर विचार करो। पहले गोलक को हिलाकर तरंग उत्पन्न करो जिससे कि वह धागे के तल में दोलित हो और गोलक एक दूसरे से टकराएं भी नहीं। गोलक उसी दिशा में दोलित हो जिसमें हलचल जारी है, अतः यह एक अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। 3, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे भी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं जो माध्यम में से गुजरते समय संपीड़न और विरलन की श्रृंखला से युक्त होती हैं। जो ध्वनि तरंग वायु से गुजरती हैं तो वायु के कण उसी दिशा में दोलित होते हैं जिसमें ध्वनि तरंग गतिशील होती हैं। प्रकाश का धब्बा दीवार पर पहुंचता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। डिब्बे के खुले भाग में सिद्ध की बात करने पर या चिल्लाने पर दीवार पर प्रकाश का धब्बा नाचता हुआ दिखता है। प्रश्न 3, क्या आप ध्वनि की सहायता से एक प्रकाश के धब्बे को नृत्य करा सकते हैं? कैसे, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, ध्वनि द्वारा प्रकाश के डिब्बे को नृत्य करवाना। निम्न प्रयोग की सहायता से हम ध्वनि के द्वारा प्रकाश के डिब्बे को नृत्य करवा सकते हैं। प्रयोग, एक टिन का डिब्बा लेते हैं। अब इसके दोनों सिरों को काटकर एक खोखला बेलन बना लेते हैं। इसके बाद एक गुब्बारे को इस प्रकार काटते हैं कि उसकी एक झिल्ली बन जाए। इस झिल्ली को खींचकर डिब्बे को एक खुले सिरे के ऊपर तान देते हैं। गुब्बारे के चारों ओर एक रबड़ का छल्ला लपेटते हैं। अब समतल दर्पण का एक छोटा टुकड़ा लेते हैं। दर्पण के इस टुकड़े को गोंद की सहायता से गुब्बारे में से इस प्रकार चिपकाते हैं कि उसकी चमकदार सतह ऊपर की ओर रहे। अब एक झिर्री से आने वाले प्रकाश को दर्पण पर पड़ने देते हैं। परावर्तन के बाद प्रकाश का धब्बा दीवार पर पहुंचता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। डिब्बे के खुले भाग में शांत की बात करने पर चिल्लाने पर दीवार पर प्रकाश का धब्बा नाचता हुआ दिखता है। चित्र में दर्शाया गया है। प्रश्न 4, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या अंतर है? उत्तर, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में सारणी द्वारा निम्नलिखित अंतर स्पष्ट किए गए हैं। प्रश्न 5, पराध्वनि समसूचक के विषय में लिखिए। उत्तर, पराध्वनि समसूचक यह एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है। इस समसूचक से रोगी के अंगों जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। यह समसूचक शरीर की असमानताएं जैसे पित्ताशय तथा गुर्दे में पथरी तथा विभिन्न अंगों में ट्यूमर का पता लगाने में सहायता करता है। इस तकनीकी में पराध्वनि तरंगें शरीर के ऊतकों में गमन करती हैं तथा उस स्थान से परावर्तित हो जाती हैं जहां ऊतक के घनत्व में परिवर्तन होता है। इसके पश्चात इन तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है जिससे कि उस अंग का प्रतिबिंब बना लिया जाता है। इन बिंबों को मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जाता है या फिल्म पर मुद्रित कर लिया जाता है। इस तकनीकी को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच तथा उसके जन्मजात दोषों तथा उसकी वृद्धि की अनियमितताओं का पता लगाने में किया जाता है।